अभी अपन जो बात कर रहे हैं जर्नल के लिए, कोई भी लेन देन दोहरा लेखा विधि के नियम के अंतर्गत जब एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्रेडिट होता है। जितनी रकम डेबिट में आएगी उतनी रकम क्रेडिट हो सकता है इसी लेन देन में दो खाते डेबिट हो जाए और एक खाता ही क्रेडिट हो, लेकिन डेबिट में अगर 10,000 रुपए की रकम है तो क्रेडिट में भी 10,000 रुपए की रकम है। तीन खाते और तीन खातों के तीन नियम, उनके आधार पर हम किसी भी लेन देन को लिखने की बात हमेशा करते हैं। जर्नल प्रविष्टि जब हम बनाते हैं उदाहरण के लिए रोहित से 5,000 रुपए की मशीनरी नकद, रोहित से 5,000 रुपए की मशीनरी नकद तथा 3,000 रुपए की मशीनरी उधार खरीदी। रोहित से हमने मशीन खरीदी है, 5,000 की मशीन तो नकद में खरीदी है और 3,000 की मशीन उधार में। एक खाता तो मशीन भी नकद खरीदिए कैश और उधार में भी खरीदिए तो रोहित, मशीनरी कैश और रोहित। मशीनरी संपत्ति है, वास्तविक खाते की श्रेणी। मशीनरी संपत्ति है और वास्तविक खाते की श्रेणी। कैश भी संपत्ति है, वास्तविक खाते की श्रेणी। रोहित व्यक्तिगत खाता है, व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिगत खाता। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर मशीनरी संपत्ति होने के कारण वास्तविक खाते की श्रेणी में, कैश भी संपत्ति है वास्तविक खाते में, और रोहित व्यक्तिगत खाता है तीन खाते, मशीनरी, कैश और रोहित। मशीनरी खरीदी, संपत्ति खरीदी तो परचेज या सेल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम माल खरीदते हैं या माल बेचते हैं तभी हम परचेज या सेल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मशीनरी खरीदी, संपत्ति खरीदी, व्यापार में संपत्ति आ रही है और माल या संपत्ति व्यापार में आते हैं तो उनको डेबिट करते हैं, तो मशीनरी अकाउंट भी है। कुल मिलाकर के चाहे मशीन मैंने नकद खरीदी चाहे उधार खरीदी, कुल मिलाकर के 8,000 की मशीन खरीदी गई है, तो मशीन के डीआर 8,000। खरीदने में अपने पास से क्या गया, कैश गया, टू कैश, $5,000। और रोहित से खरीदी है, रोहित देने वाला व्यक्ति है, तो टू रोहित से अकाउंट 3,000। ये एंट्री बनेगी। मशीनरी अकाउंट डीआर 8,000,
टू कैश 5,000 और टू रोहित से अकाउंट 3,000। संपत्ति दो एंट्रियां बना सकते हैं हम। मशीनरी नकद खरीदी, मशीनरी अकाउंट DR2 कैश 5,000 से, और मशीनरी रोहित से खरीदी, मशीनरी अकाउंट DR2 रोहित 3,000 से। दो एंट्रियां बनाई जा सकती है। इसके स्थान पर एक एंट्री भी बनाई जा सकती है। और देखिए निजी प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए 2,000 रुपये नकद तथा 800 रुपये का माल निकला। 2,000 रुपये नकद तथा 800 रुपये का माल निकला। निजी उपयोग के लिए या घरेलू उपयोग के लिए रुपए निकालना या माल निकालना व्यक्तिगत आहरण होता है, और उसके लिए हम ड्राइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग्स रुपए के लिए कैश और माल निकाला, निश्चित बात है खरीदे हुए माल में से निकाला होगा, तो परचेज। ड्राइंग्स, कैश और परचेज निजी प्रयोग के लिए रुपए भी निकाले गए और माल भी निकाला गया। व्यापार में से कैश जा रहा है, कैश संपत्ति है। व्यापार में से कैश निकाला, व्यापार में से कैश गया, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। खरीदे हुए माल में कमी हो रही है, माल भी गया हमारे पास से, तो परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग्स व्यक्तिगत खाता, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, तो ड्राइंग्स दिया तो कुल मिलाकर के कितने रुपए का आहरण किया गया है, 2800। टू कैश में 2,000 और टू परचेज में, तो हमारी जो एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट दिया, टू कैश अकाउंट और टू परचेज। ड्राइंग्स दिया 2800, टू कैश में 2,000 और टू परचेज में 800 रुपए, तो कुल मिलाकर के 2800 रुपए आहरण के रूप में आपके निकाले गए हैं। ये एंट्री आपके बना दी। और देखिए हरि ने स्वयं के जीवन बीमा प्रीमियम की, स्वयं के जीवन बीमा प्रीमियम की 500 रुपए राशि चुकाई। 500 रुपए राशि हरि ने स्वयं के जीवन बीमा प्रीमियम की राशि चुकाई है 500। स्वयं के जीवन बीमा प्रीमियम व्यक्तिगत उपयोग की व्यक्तिगत लाइफ पॉलिसी है। ड्राइंग्स शब्द का प्रयोग, इसका प्रयोग करेंगे हम ड्राइंग्स। और कैश,
ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी चुकाई गई, व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी चुकाई गई, एक तरह से व्यक्तिगत आहरण किए गए। व्यापार में से कैश जा रहा है और कैश जाता है तो कैश को हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। व्यापार में से कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हमारी जो बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स डीआर के सामने भी 500 लिखेंगे और टू कैश के सामने भी 500। ड्राइंग्स डीआर टू कैश। आगे देखिए, राम को राम को 2200 रुपए के भुगतान में, राम को 2200 रुपए के भुगतान में 2100 रुपए चुकाए। राम को 2200 रुपए के भुगतान में 2100 रुपए चुकाए। राम को पेमेंट तो करना था 2200, लेकिन पेमेंट किया कितना, 2100। 100 रुपए डिस्काउंट है। खाते की अगर मैं बात करूं, राम चुकाए कैश और डिस्काउंट, 3 खाते हो गए। राम कौन सा खाता है, व्यक्ति का नाम है, आप कहेंगे व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। कैश संपत्ति है, वास्तविक खाता। डिस्काउंट अवास्तविक खाता है क्या, राम कैश और डिस्काउंट 3 खाते। राम को रुपए चुकाए, राम व्यक्तिगत खाता है, राम को चुकाए, राम पाने वाला दिख रहा है क्या, और पाने वाले व्यक्ति को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो राम्स अकाउंट डीआर, चुकाने में हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। संपत्ति अगर आती है तो डेबिट करते हैं और संपत्ति जा रही है, कैश जा रहा है हमारे पास से, तो टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट। राम डियर 2200, कैश कितना है चुकाने में, क्रेडिट में 2100 और डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट साथ चलते हैं, बट हमारे लिए यहाँ लाभ है क्योंकि 2200 रुपए के भुगतान में हम केवल 2100 रुपए चुका रहे हैं, 100 रुपए कम चुकाने पड़ रहे हैं। 100 रुपए का बट्टा जो प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए लाभ है, और लाभ और आय को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो राम्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। राम डीआर 2200, टू कैश 2100 और टू डिस्काउंट 100। और देखिए,
मोहित को 10,000 रुपए का नकद माल बेचा तथा 10% बिक्री कर वसूल किया। मोहित को 10,000 रुपए का नकद माल बेचा और कितना परसेंट बिक्री कर वसूल किया? 10%। इसका मतलब मोहित का नाम आएगा नहीं, नकद माल बेचा 10,000 रुपए पर 10% सेल टैक्स भी मिला। 1,000 रुपए बिक्री, 10,000 तो माल बेचने से मिले मेरे को और 1,000 रुपए मेरे को बिक्री कर से मिले क्या? तो कैश अकाउंट दिया, माल बेचा टू सेल्स अकाउंट और टू सेल टैक्स। कैश दिया 11,000 टू सेल्स, माल गया हमारे पास से 10,000 और सेल टैक्स हमारे लिए फायदा है और फायदा है लाभ हो रहा है, क्रेडिट किए जाते हैं तो टू सेल टैक्स। कैश दिया माल बेचने से और बिक्री कर से कुल मिलाकर के हमको कितने रुपए वसूल हुए? 11,000 रुपए वसूल हुए। तो कैश दिया मैं लिखूंगा 11,000 टू सेल्स 10,000 और टू सेल टैक्स 1,000। ये आपके एंट्री बने। और देखिएगा एक जो पॉइंट और आपको कहा गया, सुंदर को 600 रुपए का माल वापिस लौटाया। सुंदर को 600 रुपए का माल वापिस लौटाया। सुंदर को कितने रुपए का माल वापिस लौटाया? 600। एक तो सुंदर बना, पहले हमने सुंदर से माल खरीदा होगा और सुंदर से जब माल खरीदा होगा और उस खरीदे हुए माल को हमने क्या कर दिया? वापस लौटा। खरीदा हुआ माल वापस लौटाया, परचेज रिटर्न। सुंदर को 600 रुपए का माल वापस लौटाया, तो सुंदर पाने वाला है और पाने वाले व्यक्ति को हम हमेशा डेबिट करते हैं। सुंदर अकाउंट दिया और खरीदा हुआ माल हम वापस लौटा रहे हैं। खरीदा हुआ माल वापस गया हमारे पास से, माल जा रहा है। पहले माल खरीदा था जब तो हमारे पास आया था माल, और हम खरीदा हुआ माल वापस लौटा रहे हैं, हमारे पास से माल जा रहा है। माल और संपत्ति जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी हमारी सुंदर अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सुंदर डीआर के सामने भी मैं 6,000 लिखूंगा और टू परचेज रिटर्न के सामने भी 600। सुंदर डीआर, सुंदर को माल लौटाया, सुंदर पाने वाला है यहाँ पर और पाने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो सुंदर डीआर खरीदा हुआ माल वापस गया तो टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री हमारी करनी है। सुंदर डीआर टू परचेज रिटर्न।
और देखिए, ₹4000 की मशीनरी नकद बेची, ₹4000 की मशीनरी नकद बेची। ₹4000 की मशीन कैसे बेची गई है? नकद बेची गई है। संपत्ति खरीदी या बेची तो सेल्स या परचेज का प्रयोग नहीं करेंगे। कैश और दूसरा मशीन, कैश और मशीन। ₹4000 की मशीन नकद बेची, तो खरीदी या बेची, संपत्ति खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम परचेज और सेल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। एक संपत्ति आ रही है, दोनों कैश और मशीनरी दोनों ही संपत्ति है। संपत्ति आएगी तो डेबिट करेंगे और संपत्ति जाएगी तो क्रेडिट करेंगे। अब मशीन बेचने से हमारे पास क्या आया होगा? कैश आया होगा। तो कैश को हम देंगे और बेचने से हमारे पास से क्या गया? मशीन बेच, एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट दिया है टू मशीन अकाउंट। चलिए, कैश अकाउंट दिया टू मशीन अकाउंट। कैश दिया के सामने भी 4000 और मशीनरी के सामने भी 4। अगला पॉइंट, रोहित का चेक बैंक में अनादृत हो गया। रोहित का चेक बैंक में अनादृत हो गया। कितने रुपए का चेक था ये? 5000। रोहित का ₹5000 का चेक बैंक में अनादृत हो गया। इसका मतलब पहले रोहित से हमको चेक मिला था, उस चेक को हमने बैंक में जमा कराया होगा और वो चेक बैंक में क्या हो गया? अनादृत हो गया। इसका मतलब चेक का भुगतान नहीं हो पाया। जब बैंक अनादरण, मतलब चेक डिसऑनर्ड, चेक बाउंस होना। जब किसी भी कारण से बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर दे तो उसे हम चेक का अनादरण कहते हैं। जब भी बैंक किसी भी कारण से चेक का भुगतान करने से क्या कर दे? मना कर दे, तो उसे चेक का अनादरण कहा जाता है। मैंने पहले भी कहा, बैंक चेक का अनादरण कई कारणों से कर सकता है। चेक जिस व्यक्ति ने जारी किया है उस व्यक्ति के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, चेक निर्मित करने वाले व्यक्ति के सिग्नेचर बैंक में मिलान नहीं कर रहे, चेक में लिखी गई राशि में, अंकों में और शब्दों में कोई अंतर है तो भी चेक अनादृत हो सकता है। इसके अलावा चेक में जो लिखी गई तिथि है उसके 3 महीने बाद चेक प्रस्तुत किया गया हो, क्योंकि चेक का भुगतान
जो तारीख जारी किया गया है उसके 3 महीने के अंदर हमको पेमेंट देना पड़ता है। वो 3 महीने की अवधि हमारी समाप्त हो गई, उसके बाद हमने चेक बैंक में प्रस्तुत किया है, तो भी बैंक चेक का भुगतान करने से क्या कर सकती है, मना कर सकती है। तो रोहित का चेक बैंक में अनादृत हो गया, इसका मतलब चेक अनादृत करके लौटाने वाली जो संस्था है वो बैंक है। और वो चेक किसको लौटाया जा रहा है, रोहित। एक तरह से रोहित को बैंक चेक को वापस लौटा है। यह रोहित पाने वाला, रोहित से अकाउंट दिया और लौटाने वाली संस्था कौन है, बैंक है। तो रोहित से अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। रोहित डियर के सामने भी 5,000 और बैंक के सामने भी 5,000। रोहित को एक तरह से बैंक चेक को क्या कर रही है, वापस लौटा रही है, और चेक वापस लौटाया जा रहा है। रोहित पाने वाला हो गया एक तरह से, रोहित डियर, और लौटाने वाली संस्था कौन है उस चेक को, बैंक है। हमारी एंट्री बनेगी रोहित से अकाउंट डियर टू बैंक। ये एंट्री आपके बनती है। और देखिए 5,000 रुपये वेतन, 3,000 रुपये किराया तथा 2,000 रुपये मजदूरी चुकाई। 2,000 रुपये मजदूरी चुकाई। तीन खर्चों का भुगतान किया है, वेतन, किराया, वेतन को अंग्रेजी में हम कहते हैं सैलरी, किराए को हम अंग्रेजी में कहेंगे सैलरी, किराए को रेंट, और मजदूरी को अंग्रेजी में वेजेज और कैश। सैलरी, रेंट और वेजेज। वेतन खर्चा है, अवास्तविक खाते की श्रेणी में आता है। किराया चुकाया, ये भी खर्चा है, ये भी अवास्तविक खाते की श्रेणी में आएगा। मजदूरी चुकाई, मजदूरी भी किस खाते की श्रेणी में, अवास्तविक खाते की श्रेणी में। तीनों ही खाते अवास्तविक खाते हैं और तीनों ही खर्चे। और खर्चों को डेबिट करना, तो तीन खाते डेबिट होंगे यहाँ, सैलरी अकाउंट दिया, रेंट अकाउंट दिया और वेजेज अकाउंट दिया। तीनों खाते अवास्तविक खाते हैं और अवास्तविक खाते का नियम खर्चे और हानि डेबिट किए जाते हैं। ये तीनों ही खर्चे हैं यहाँ पर, तीनों को ही मैंने यहाँ पर डेबिट किया। और चुकाने में हमारे पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा, संपत्ति गई, तो कैश। वेतन, सैलरी के सामने 5,000, रेंट के सामने 3,000, वेजेज के सामने 2,000 और टू कैश के सामने 10,000। सैलरी अकाउंट दिया, रेंट अकाउंट दिया, वेजेज अकाउंट दिया, टू कैश अकाउंट। ये एंट्री बनेगी कुल। तीनों खर्चे चुकाने में हमारे पास से कितने रुपए गए, 10,000 रुपए गए। तो 10,000 रुपए का भुगतान करने की हम एंट्री बनाएंगे। सैलरी दिया,
रेंटियर, वेजेज अकाउंट या टू कैश। इसी को मैं कह दूं इन खर्चों का भुगतान चेक से किया गया, और इन खर्चों का भुगतान अगर चेक से किया गया है तो भुगतान देने वाली संस्था कौन हो जाएगी? यहाँ पर बैंक होगी क्या, और देने वाले व्यक्ति या संस्था को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर हम तीनों खातों को डेबिट करेंगे और टू कैश के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो सैलरी दिया, रेंट दिया, वेजेज अकाउंट दिया, टू कैश के स्थान पर बैंक खाता लिखा जाएगा, क्योंकि चेक से भुगतान देने वाली संस्था कौन हो गई? बैंक। तो टू बैंक। आपसे कभी पूछा जाए बट्टा छूट या कटौती, माल के मूल्य में कमी, बट्टा कितने प्रकार का होता है? तो आपका क्या जवाब होगा? बट्टा दो प्रकार। कितने प्रकार का बट्टा होता है? दो प्रकार का। उनके नाम बताइए। तो आप बताएंगे व्यापारिक बट्टा और दूसरा नकद बट्टा। आपको पूछ लिया जाए कि व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टे में कोई दो अंतर लिखिए, तो हम कहेंगे व्यापारिक बट्टा बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है, नकद बट्टा शीघ्र भुगतान करने के लिए दिया जाता है। व्यापारिक बट्टे की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, लेकिन नकद बट्टे की जर्नल प्रविष्टि की जाती है। नकद बट्टे के लिए डिस्काउंट को हम डेबिट अथवा क्रेडिट करते हैं। अगर वो नकद बट्टा व्यापार के लिए हानि है हम उसको डेबिट करेंगे, अगर वो बट्टा प्राप्त हुआ है हमारे लिए लाभ है व्यापार के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करने की बात करेंगे। तो दो तरह का बट्टा, व्यापारिक बट्टा, माल उधार खरीदते समय या उधार माल बेचते समय व्यापारिक बट्टा दिया जाता है, केवल रकम घटा करके उसमें दिखाई जाती है। लेकिन नकद बट्टे में एंट्री नाम के डिस्काउंट को हम डेबिट अथवा क्रेडिट करते हैं। इस तरह अपना आज का ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। मैं यही अपना व्याख्यान समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।